अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा, सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबरान को एक ख़त लिखा गया। ये 25 मार्च 2024 का वाक़या है और उसके बाद की से अब तक की जो सूरत हाल बनी है उससे अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी को संगीन ख़तरात लाहक हो चुके हैं। क्या दुनिया में आपने कभी ऐसा सुना है कि मुल्ज़मान कोई कार्रवाई करें और अदालतें उन मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उन मुल्ज़मान से ये कहें कि आप तजावीज़ दें कि हम आपके खिलाफ क्या कार्रवाई करें या आपके खिलाफ क्या रद्द अमल दें। और ये पहली बार शायद पाकिस्तान की तारीख में भी और शायद दुनिया की तारीख में भी ये पहली बार हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मुल्ज़मान को कह रही है कि आप तजावीज़ दें कि हम आपके खिलाफ क्या रद्द अमल दें, हमें आपके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी चाहिए। ये बड़ा ही अनोखा और अपनी नौइयत का शायद ये पहला वाक़या है जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो किरदार है वो भी इंतहाई मायूस कुन है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा जो पाकिस्तान की अदलिया के माई बाप हैं, उनसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहबान ने उम्मीद जाहिर की थी कि वो आइन और कानून की बालादस्ती का सारी ज़िंदगी जो है वो भाषण देते रहे हैं और उनके मामले में भी वो आइन और कानून की पासदारी करेंगे। जजेस की जो प्राइवेसी है उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, जजेस को तहफ़्फ़ुज़ देंगे और जजेस को दबाव में लाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज करेंगे। लेकिन शायद पूरी कौम समेत उन जजेस की भी जो उम्मीदें और तवक्कुआत थी वो खूह खाते चली गई हैं। किसी किस्म का कोई सख्त रद्द अमल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नहीं दिया गया और बज़ाहिर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का जो कंडक्ट है वो ये बताता है कि वो इस मामले पर मट्टी डालने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी जान बख्शी कराने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस मामले की जिम्मेदारी लेने से भाग रहे हैं। और जो हुक्मनामा अब गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 3 अप्रैल 2024 की समाअत का जारी किया गया है, उससे ये सारी सूरत हाल वाज़ेह होती है। एक बार फिर जस्टिस याहिया अफरीदी जो बेंच के रुकन थे, उन्होंने ये केस सुनने से माजरत कर ली। बड़े ही अजीबो गरीब किस्म की उनकी मंतक है और जस्टिस याहिया अफरीदी अब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, लेकिन इन्होंने हर मामले में इख्तलाफ करना, अपना इख्तलाफी नोट लिखना, दूसरों से अलग थलग नजर आना, शायद इन्होंने इस मामले को भी अपनी एक आदत बना लिया है। और हम देख रहे हैं कि तकरीबन हर मामले में ही वो इस तरह के इख्तलाफी नोट लिखते हैं। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि आपको इख्तलाफ नहीं करना होता, ना चाहते हुए भी आपको अपने साथी जजेस के साथ खड़ा होना पड़ता है। ये अदलिया की आज़ादी का मामला था, ये अदलिया की खुद मुख्तारी का मामला था, ये जजेस के घरों में उनके बेडरूम्स के अंदर कैमरे लगाने का मामला था, ये संगीन तरीन प्राइवेसी की वायलेशन थी। लेकिन इसमें भी हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस तकसीम होते हुए नज़र आ रहे हैं और वो दबंग जजेस जिन्होंने सुप्रीम जो फुल कोर्ट का इंतजामी इजलास था उसमें कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर खुद नोटिस लेना चाहिए, उन जजेस को इस 7 रुकनी लार्जर बेंच में शामिल ही नहीं किया गया। जस्टिस याहिया अफरीदी माजरत कर चुके हैं, उनकी माजरत से बेंच टूट चुका है और अब पता नहीं कब इसके ऊपर नया बेंच तश्कील दिया जाता है, ये भी जो है वो देखना पड़ेगा। इसके अलावा जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जानिब से इस मामले पे एक इजाफी नोट लिखा गया, उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें की हैं, वो सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा जो पहले हम जस्टिस याहिया अफरीदी का जो इख्तलाफी नोट है वो कर लेते हैं। उन्होंने लिखा है जी कि 6 जजेस ने अपने खत में कोड ऑफ कंडक्ट तरतीब देने की बात की है। इंतजामी मामले में अदालती कार्रवाई से मनफी असर जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को जुडिशल सतह पर चलाने से गुरेज करना चाहिए। हाई कोर्ट के पास आइन के तहत इंतजामी इख्तियारात मौजूद हैं। यानी शायद याहिया अफरीदी साहब भी ना तौहीन अदालत की कार्रवाई करने का कह रहे हैं कि वो इख्तियारात इस्तेमाल करते और तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाती। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या दीगर जजेस ने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल नहीं किया। मौजूदा केस में सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 184(3) का इख्तियार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बड़ी अजीब बात है कि अगर जजेस की प्राइवेसी के मामले पर भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मदाखलत नहीं करती, अज खुद नोटिस नहीं लेती और न जाने इस मुल्क में और कितने जजेस होंगे जिनके घरों की प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी हो रही होगी, लेकिन वो नागुज़ीर वजूहात पर की बुनियाद पर वो भी खामोश हैं। और अगर हाई कोर्ट के 6 जज साहबान बोले हैं तो फिर शायद उनको अब बोलने की सजा दी जा रही है। दुनिया भर में ऐसा होता है कि जो विसल ब्लोअर होता है उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में उल्टी गंगा बहती है। यहाँ पर जो विक्टिम होता है, मुतासरा फरीक होता है, उसे ही कहा जाता है कि तुम चुप हो जाओ। हम
छोटी सतह पर, अवामी सतह पर तो ये चीज़ें देखते हैं, और जो मजलूम लोग हों उन्हीं को जो है वो दबाया जाता है, उन्हीं को समझाया जाता है कि मुकदमात ना करें, मुकदमात वापस ले लें, सुलह कर लें, इस मामले को ज़्यादा आगे लेकर ना जाएं। लेकिन हम आला सतह पर ये पहली बार देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब जो हैं वो हाई कोर्ट के जजेस को कह रहे हैं कि उनको भी जो है वो ये शायद मामला दबा लेना चाहिए था। तौहीन अदालत की बात हो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पीटीआई की एक दरखास्त जो है वो एक उनके जो असिस्टेंट थे पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस, उनसे गालबन ये एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इमारत के अंदर से छीनी गई थी इस्लामाबाद से। आज तक सुप्रीम कोर्ट उस मामले पर तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं कर सकी। वो छीनने वाले कौन थे उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकी, जिम्मेदारों का तयन नहीं कर सकी। और ये हाई कोर्ट के जजेस को बैठकर हमारी सुप्रीम कोर्ट के जज बैठ के भाषण दे रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, नसीहतें कर रहे हैं कि आपके पास इंतजामी इख्तियार था, आपने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। अगर उन्होंने नहीं किया तो आपने कौन सा कर लिया। जहां पर ताकतवर लोग हो वहां सबके पांव जलते हैं, सबके पर जलते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के भी पर जल गए, चीफ जस्टिस साहब के भी पर जल गए, और इन्होंने भी किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की कि सुप्रीम कोर्ट के इमारत के अंदर से किसी साइल से उसकी दरखास्त छीनने की जरूरत किसकी और क्यों हुई है। और ये गुज़श्ता साल का वाक़या है और ताहाल इसके ऊपर किसी किस्म की कोई कार्रवाई की हमें अपडेट नहीं है। अगर हुई हो तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो पब्लिक करे ताकि हम भी उस चीज़ को हाईलाइट कर सके। दूसरा ये है कि जो हुक्मनामा जारी किया गया है वो भी अपनी नौइयत का एक अनोखा ही हुक्मनामा है, और 30 अप्रैल तक इस केस की मजीद समाअत मुकर्रर की गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, जो काजी साहब के ही दायां और बायां बाजू बन चुकी हैं, हर गलत मामले में काजी साहब की हिमायत कर रही हैं, सहाफ़ियों के खिलाफ जीआईटी बनवाने में मुलव्वस हैं। और इन दोनों वकला तंजीमों का इंतहाई मकरू और बदनुमा किरदार वो हम अभी हालिया दिनों में हमने देखा, जब उन्होंने सहाफ़ियों के खिलाफ जीआईटी बनाने का मुतालबा किया और फिर उसी के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के चंद ही घंटों के बाद वफाकी हुकूमत ने जीआईटी तश्कील भी दे दी। अब इन दोनों बार्स को भी फरीक बनाया गया, इनको भी नोटिस जारी किए गए हैं। इसके अलावा रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को भी नोटिस जारी किया गया है। यानी और इसके अलावा सबसे मजे की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार, हाई कोर्ट और वफाकी हुकूमत 25 अप्रैल तक अपनी तजावीज़ जमा करवाएं। जजेस के खत में उठाए गए इशू पर इदारे का रिस्पांस क्या होना चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट रिस्पांस देना चाहती है बतौर इदारा, बतौर अदलिया, और उसके लिए तजावीज़ मांगी जा रही हैं वफाकी हुकूमत से, जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उनके मतहत इदारे जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस को डराने धमकाने, उनके रिश्तेदारों के अगवा और उनको बिजली के झटके लगाने, एक मतहत अदलिया के एक जज के घर पर क्रैकर बम फेंकने और हाई कोर्ट के जजेस के घरों के अंदर कैमरे लगाने में जो है वो मुलव्वस हैं। और इतने संगीन इल्जामात के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब वफाकी हुकूमत को कह रहे हैं कि हमने आपके खिलाफ कार्रवाई करनी है, आप हमें तजावीज़ दें कि हम आपके खिलाफ क्या और कैसे कार्रवाई करें। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस, खास तौर पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी के ऊपर किस तरह का एक खुदकुश हमला किया है। अदलिया और की आज़ादी और खुद मुख्तारी को गिरवी रख दिया। गिरवी का लफ्ज़ भी वैसे छोटा है, मेरे ख्याल में जो यहाँ पर जो है वो एक बारीक वारदात जो है वो डाली गई है, मेरे ख्याल में इसके लिए भी कोई नया लफ्ज़ ईजाद होना चाहिए ताकि उसके ज़रिए हम इस वाक़े की शिद्दत का जो है वो भरपूर तरीके से इजहार कर सकें। इसके अलावा हुक्मनामे में यह भी कहा गया कि किसी तरीक़ाकार के तहत मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से बचा जा सकता है। भाई काजी साहब, आप यकीन दहानी करवा लें। आपने लापता अफराद के जो केस था उसमें भी वफाकी हुकूमत के वकील अटार्नी जनरल से यकीन दहानी मांगी थी कि मुस्तकबिल में ऐसे लोग जो है वो लोगों को लापता नहीं किया जाएगा। और सिर्फ मार्च के महीने में मजीद 18 लोग लापता हुए हैं। लापता अफराद कमीशन रिपोर्ट जो गुज़श्ता हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई गई है उसमें ये सारे अदाद शुमार शामिल है। तो यकीन दहानियों से काम नहीं चलता। कार्रवाई करें, जो जिम्मेदार हैं उनका तयन करें और उनको सख्त सख्त सजा दें ताकि इस तरह के वाक़यात जो हैं वो कभी रूनुमा ना हो। अल्लाह पाक ने शरीयत इसलिए नाफिज की, हदूद इसलिए नाफिज की, सजाओं का जो एक पूरा निज़ाम था वो इसलिए रखा था कि मुआशरे के अंदर बिगाड़ पैदा ना हो, फितना फसाद पैदा ना हो। और अगर आपने यकीन दहानियों के थूक से पकौड़े तलने हैं तो फिर आप तलते रहें। हमें तो इससे कोई उम्मीद नहीं है कि इससे कोई बेहतरी पैदा होगी। आपको अगर है तो आप भी अपना जो गलत फहमी है वो अपनी दूर कर लें। इसके अलावा जिम्मेदारों का तयन और उनके खिलाफ कार्रवाई का तरीकाकार क्या होना चाहिए। तरीकाकार के जरिए चीफ जस्टिस और जजेस को मजबूत बनाना है,
معاملے کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے آج خود نوٹس لیا۔ اٹارنی جنرل کے مطابق وزیر قانون نے سابق جسٹس تصدق جیلانی کے گھر جا کر لاہور ملاقات کی۔ پھر وہی باتیں کہ تصدق جیلانی کو انکوائری کمیشن کے بارے مجوزہ TORs فراہم کیے گئے۔ بدقسمتی سے جو ہے وہ سوشل میڈیا پر تصدق جیلانی کے خلاف بری مہم چلائی گئی۔ یہ ساری چیزیں خود تصدق جیلانی صاحب ان کی تردید کر چکے ہیں کہ ان کو واٹس ایپ کے اوپر TORs بھیجے گئے تھے، انہوں نے پڑھے ضرور تھے، کوئی رد عمل نہیں دیا تھا، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے اوپر صرف اپنے ضمیر کا بوجھ تھا، دباؤ تھا، سوشل میڈیا کا کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں تھا۔ اور چیف جسٹس صاحب نے ایک بار پھر فیک نیوز کو تقویت بخشی، ایک فیک نیوز کو وہ پھیلا رہے ہیں، اور سابق چیف جسٹس تصدق جیلانی کے انکار کے باوجود، ان کی تردید کے باوجود تحریری حکم نامے میں بھی ایک بار پھر وہ چیزیں شامل کی گئیں جن کی تصدق جیلانی صاحب تردید کر چکے ہیں، اور صحافیوں کو قاضی صاحب بیٹھ کے لیکچر دیتے ہیں فیک نیوز کے حوالے سے۔ تو ایک بار خود بھی دیکھ لیں کہ آپ کا اس معاملے میں کیا کنڈکٹ ہے، کہ جس کے بارے میں آپ خبر دے رہے ہیں وہ خود ان ساری چیزوں کی تردید کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ فل کورٹ میٹنگ میں وزیر اعظم صاحب کو استثنا دینے کا جو ہے وہ حوالہ دیا گیا، یعنی وزیر اعظم صاحب تو ویسے ہی لائن سے باہر ہو گئے نا، ان کو تو تحفظ ہے، ان کو تو بلا ہی نہیں سکتے، نوٹس ہی نہیں کر سکتے۔ حالانکہ 2021 میں عمران خان کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ثانیہ APS کی رپورٹ کا جو معاملہ اس وقت سپریم کورٹ میں چل رہا تھا، اس میں عمران خان کو طلب کیا تھا، وہ بطور وزیر اعظم سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہوئے تھے، لیکن یہاں قاضی صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے جو وزیر اعظم ہیں ان کو کہہ رہے ہیں جی کہ ان کو استثنا حاصل ہے، اس لیے وزیر اعظم اور وزیر قانون کو طلب نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اٹارنی جنرل نے کہا کہ چیف جسٹس کے خط میں موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور کا کوئی واقعہ درج نہیں ہے۔ اندازہ کریں اتنا بڑا واقعہ ہوا، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو گزشتہ سال 19 مئی 2023 کو ہائی کورٹ کے انہی 6 ججز نے سپریم کورٹ کے اندر ملاقات کر کے ساری صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ یہ تقریباً 1 سال سے اس ساری چیزوں سے واقف تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی، اور پھر ایک بار جو ہے وہ غلط بیانی اپنے حکم نامے میں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر تو کوئی چیز شامل نہیں تھی۔ یعنی آپ اگر کوئی امید تھی بھی صحیح، تو میرے خیال میں اب وہ امید بھی ختم ہو چکی ہے۔ عدلیہ کا اس سے زیادہ عدلیہ کی بے توقیری میرے خیال میں ہو نہیں سکتی کہ سپریم کورٹ ملزمان سے کہے کہ آپ بتائیں ہم آپ کے خلاف کیا کارروائی کریں، اور قاضی صاحب کہیں جی میرے دور میں تو کچھ ہوا نہیں ہے اس لیے میں تو ذمہ دار نہیں ہوں، اور میرے دور میں چونکہ نہیں ہوا اس لیے وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ سابق جو لاپتہ افراد کیس تھا اس میں آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ پیش ہوئی تھیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کے شوہر کو 2005 میں ISI نے اغوا کیا ہے، آپ آرمی چیف سے جواب طلب کریں کہ میرے شوہر کہاں ہیں۔ تو قاضی صاحب نے کہا تھا کہ موجودہ آرمی چیف اس وقت تو میجر کے رینک پر تھے، ان سے تو جواب طلب نہیں کیا جا سکتا، یعنی فوج بطور محکمہ ان سے جواب مانگنا تھا، اور اس کے سربراہ جو بھی ہوں موجودہ ہوں، جو بھی شخص ہوتا ہے اسی سے جواب طلب کیا جاتا ہے، لیکن قاضی صاحب کے وہاں پر بھی پر جل گئے اور ان کی ہمت نہ پڑی، اور انہوں نے جو ہے وہ لاپتہ افراد کا پورا کیس تباہ کر کے رکھ دیا۔ اور پھر دیکھیں کہ یقین دہانیاں مانگ رہے ہیں کہ مستقبل میں واقعات نہ ہو، اور پھر مارچ کے مہینے میں صرف 18 افراد کو مزید لاپتہ کر دیا گیا۔ تو یہ دیکھیں کہ کس طرح کا ڈیزاسٹر جو ہے اس ملک کے اوپر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ثابت ہوئے ہیں، اور یہ بات ہم پہلے بھی کر رہے تھے، اب بھی کر رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اگر کوئی برا ترین اگر کوئی سانحہ ہوا ہے تو وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اس عہدے پر براجمان ہونا ہے۔ یہ لوگ 26 اکتوبر 2024 کے بعد یہ باتیں کریں کہ ہم آج کر رہے ہیں، ابھی کر رہے ہیں، ابھی قوم کو بتا رہے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا تاریخی بلنڈر ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پاکستان کے چیف جسٹس بنے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے 12 صفحات پر جو ہے وہ اب تقریباً 6 صفحات پر مشتمل انہوں نے اپنا جو ایک اضافی نوٹ ہے وہ انہوں نے تحریر کیا ہے، اور انہوں نے پیراگراف 12 سے عدم اتفاق کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پیراگراف 1 سے 12 تک اتفاق کے لیے خود کو قائل نہیں کر سکا، وزیر اعظم کو طلب کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اس سوال پر فل کورٹ نے ابھی غور کرنا ہے۔ حکومت کے کمیشن بنانے سے عدلیہ کی آزادی متاثر ہوتی ہے یا نہیں، یہ ابھی طے کرنا ہے۔ جو سوال عدالت کے سامنے ہے اس پر رائے دینا مناسب نہیں۔ ہائی کورٹ کے ججز کا خط دکھاتا ہے کہ وہ ہر متعلقہ فورم پر آواز اٹھاتے رہے، معاملے کی سنجیدگی کے باوجود ادارے نے رسپانس نہیں دیا۔ ہائی کورٹ ججز نے وہی کیا جو ہر جج کے حلف کے مطابق کرنے کا پابند ہے۔ ہائی کورٹ کے 6 ججز پر شک کی کوئی وجہ موجود نہیں ہے۔ ہائی کورٹ ججز نے آئین کی پاسداری کا حلف اٹھایا ہے۔ سیاسی اثرات رکھنے والے کیسز میں مداخلت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس میں عدالت خود مان چکی ہے۔ مداخلت کس حد تک ہے یہ دکھانے کے لیے اصغر خان کیس ہی کافی ہے۔
یہ نوٹ ہے، ویسے اطہر من اللہ صاحب نے کافی اچھی باتیں اس میں کی ہیں، اور دیکھنا اب یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے اوپر کیا رد عمل دیتی ہے، لیکن مجھے کوئی امید نہیں ہے، نہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ہے، نہ سپریم کورٹ کے ان ججز سے ہے جو اس وقت یہ کیس سن رہے ہیں۔ اس معاملے کے اوپر فل کورٹ شروع سے بن جاتی تو زیادہ بہتر تھا۔ اب جسٹس یا افریدی بینچ سے الگ ہو چکے ہیں، تو اب فل کورٹ بننے کا امکان بھی تقریباً کم ہو چکا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا چیف جسٹس باقی دستیاب ججز پر مشتمل فل کورٹ بناتے ہیں یا نہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ شاید اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 6 ججز کو انصاف نہ ملے، عدالتی امور کے اندر مداخلت کرنے والوں کو سزا نہ ملے، اور شاید یہ سلسلہ آئندہ کے لیے روکا بھی نہ جا سکے۔ یہ پاکستان کے لیے ایک ڈیزاسٹر ہے، یہ پاکستان کے لیے تباہی کا راستہ ہے، جو اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان جو راستہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ کچھ تفصیلات تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی اس ویڈیو کے بارے میں۔ جو بھی آرا ہو فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔